बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे यूएचएस का। तो यूएचएस टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा वो क्रोमोसोम एंड डीएनए है। तो आज हम इंशाल्लाह क्रोमोसोम एंड डीएनए के मतलब जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, फिर उस डीएनए की रेप्लिकेशन, उसके जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारे जो हम पॉइंट्स थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं और ये आपको कहाँ से जो ये सारा जो मटेरियल मिलेगा। तो इस रेफरेंस से जो आपके पास जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, क्रोमाटिड्स क्या हैं, सेंट्रोमियर क्या हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 20 से और चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है। उसके अलावा जो वो एक टॉपिक इसमें मजीद आपको टीलोमियर्स, ठीक है, ये करना है और ये आपको जो है वो मिलेगा कैम्ब्रिज की बुक से। ठीक है। उसके अलावा हम जीन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 20 में भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मिलेगा और चैप्टर नंबर 22 में भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जीन मिलेगा। उसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, उस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मुख्तलिफ हाइपोथेसिस डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से मॉडल हैं और फिर कौन सा मॉडल सबसे बेहतरीन है, मीजल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट हम करेंगे और फिर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को जो है हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड के मतलब बात करेंगे। इनके जीन एक्सप्रेशन को जो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा सिलेबस होगा इस यूनिट का। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले वो क्रोमोसोम्स और उनके स्ट्रक्चर के मतलब है पहले नंबर। ठीक है। जो मैंने आपको पिछली यूनिट पढ़ाई थी उसमें थोड़ा सा डीएनए के मतलब आइडिया दिया था। उससे पिछली यूनिट हमने जो डिस्कस की थी उसमें हमने क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को, सेल के अंदर मैंने आपको जब न्यूक्लियस पढ़ा रहा था तब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को जो है वो हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था मुकम्मल। तो आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोम्स के हवाले से कि क्रोमोसोम्स हैं क्या। सबसे पहले नंबर पर तो क्रोमा लफ्ज कलर है और सोम बॉडीज। तो क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास ऐसी बॉडीज है, ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कलरफुल है, सेल के अंदर नजर आती हैं। कौन से, डिवाइडिंग सेल में या नॉन डिवाइडिंग सेल में। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन मटेरियल की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होता है ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं थ्रेड्स की सूरत में, धागों की सूरत में, कंडेंस बॉडीज की सूरत में, डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर्स की सूरत में। एक क्रोमोसोम की शेप कैसी है और क्या क्या चीजें उसमें हैं। वैसे तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर पहले पढ़ा चुका हुआ हूँ सेल वाले टॉपिक के अंदर। हम थोड़ा सा इसको फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। जो प्रोटीन मौजूद होती है वो दो तरह की होती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है। मेन जो क्रोमोसोम बन रहा है आप उसमें प्रोटीन्स 60% है, न्यूक्लिक एसिड 40% है। तो वो जो है वो 60% में लेस देन 1% जो है वो हमारे पास नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइमेटिक रोल प्ले करती हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में। बाकी जो है वो इसमें वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज द हिस्टोन प्रोटीन। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये न्यूक्लियोसोम्स बनाती हैं। ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है, जो कि क्रोमोसोम की जब स्ट्रक्चर को बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है। तमाम प्रोटीन्स नेगेटिव चार्ज होती हैं। जो हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज। बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो दो बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से है, दैट इज द आर्जिनिन एंड लाइसिन। दूसरी जो चीज है वो न्यूक्लिक एसिड है।
और न्यूक्लिक एसिड भी क्रोमोसोम में दो तरह का ही होता है, डीएनए एंड आरएनए। वैसे तो 40% है ओवरऑल क्रोमोसोम का न्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसमें इस 40% का 100% ही, अबाउट 100% वो डीएनए ही है। लेस देन 1% वेरी माइन्यूट उसमें आरएनए भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि आरएनए डीएनए से साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट हुआ होता है, तो वो भी स्लाइटली जो है वो मौजूद है। तो डीएनए मेन हेल्पिंग मटेरियल। अब ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से मिलकर जो है वो बनाती हैं क्रोमोसोम को, ठीक है, उसको हम स्ट्रक्चर को जो है वो भी डिस्कस करते हैं। जो क्रोमाटिन मटेरियल एग्जिस्ट करता है सेल के अंदर वो दो तरह का है, एक यू क्रोमाटिन है और हिट्रोक्रोमाटिन है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले। तो जो यू क्रोमाटिन होता है वो एक्सटेंडेड होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, ठीक है, और वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंडेंस होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जो हिट्रोक्रोमाटिन है वो हमारे पास वो जो है वो परमानेंटली कंडेंस्ड है, नॉन ट्रांसक्रिप्ट है, और वो जो है वो परमानेंटली जो है वो कंडेंस फॉर्म में, उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं हो रही, वो सेल डिवीजन हो रही हो या डिवीजन ना भी हो रही हो, वो कंडेंस ही रहता है। एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनती कैसे है, अगर हम इसको डिस्कस करें, 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल, जिसमें हिस्टोन 1, हिस्टोन 2 ए, हिस्टोन 2 बी, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4। हिस्टोन 1 के भी आगे जो है वो लिंकर के तौर पर एक्ट करने वाली चीजें। तो मेन दो मॉलिक्यूल हिस्टोन 2A के, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, और दो मॉलिक्यूल ही हिस्टोन 2B के, दो मॉलिक्यूल हिस्टोन 3 के, दो मॉलिक्यूल हिस्टोन 4 के। ये टोटल इस तरह से 8 मॉलिक्यूल मिलते हैं, एक ऑक्टामियर बनता है। ये 4 ऐसे हैं तो 4 इसके जो है वो पीछे हैं, ठीक है। 8 मॉलिक्यूल्स का जो है वो एक यूनिट बनता है। ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल लिंक करती हैं, ठीक है, और इन 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए रैप करते हैं। ये टाइटली कॉइल इसलिए हो जाता है कि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन इज द पॉजिटिवली चार्ज। वैसे अगर देखा जाए हिस्टोन 1 के सूरत में लिंकर प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, और ये जो हमारे पास डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें से 140 जो है वो इसके इर्द गिर्द रैप होते हैं और 60 उसके इर्द गिर्द रैप होते हैं। लेकिन हम इन जनरल बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द 200 डीएनए न्यूक्लियोटाइड ये रैप होते हैं, और रैप होके ये एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम बन गया, या ये एक न्यूक्लियोसोम है। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ लिंकर प्रोटीन के जरिए लिंक करते हुए ये जो है वो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की एक लड़ी की तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्रोमाटिन फाइबर, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्रोमाटिन फाइबर बनता है। ये क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस होता है, और कंडेंस होकर जो है वो क्रोमाटिन बनाता है, क्रोमाटिड बनाता है, ठीक है, और क्रोमाटिड जो है वो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमाटिड की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, कितनी कितनी आर्म्स होती हैं ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। एक क्रोमोसोम का जो मेन पार्ट है उसमें एक ही क्रोमाटिड है और एक सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर क्रोमाटिड के मिड में है, या ये सेंट्रोमियर आप कह लें जी कि ये क्रोमाटिड के टॉप पे है, या ये सेंट्रोमियर आप कह लें जी कि ये क्रोमाटिड के जो है वो लोअर सरफेस उसमें बिल्कुल जो है वो टॉप से थोड़ा सा लोअर है। ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो है वो पोजीशंस जो है वो मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो खैर हम इसमें जो बात कर रहे हैं, हम कुछ क्रोमाटिड की जो है वो पोजीशन, क्रोमाटिड के अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि एक क्रोमाटिड है और एक सेंट्रोमियर। अब उस सेंट्रोमियर की वजह से क्रोमाटिड के आर्म्स बन जाते हैं। मतलब देखें ये एक क्रोमाटिड था, ओवरऑल ये एक क्रोमाटिड था, ठीक है, उसमें एक क्रोमाटिड में ये हमारे पास ये सेंट्रोमियर लगा, और इस सेंट्रोमियर की वजह से ये क्रोमाटिड के दो आर्म्स हो गए। ये क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है जब वो अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, यानी कि बिफोर एस फेज।
उस वक्त उसका एक क्रोमाटिड है, एक सेंट्रोमियर है, लेकिन आर्म्स की तादाद 2 हो जाती है। जब एस फेज आती है, सिंथेसिस होती है, ये क्रोमाटिड जो है, ये एक क्रोमाटिड ये अपना सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो बना लेता है। इस तरह से डुप्लीकेटेड फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम के 2 क्रोमाटिड्स होते हैं। आर्म्स की तादाद 4 हो सकती है, लेकिन सेंट्रोमियर एक ही है, सेंट्रोमियर सिंगल ही है। ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि एक, चूंकि हमें पता है कि डिप्लॉयड सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, 23 पेयर्स हैं। तो पेयर नंबर 1 अगर हम ले लें तो उसमें भी 2 क्रोमोसोम्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। ऐसी पेयर 2 ले लें, पेयर 3 ले लें, पेयर 4 ले लें, ये आपके पास जो टोटल पेयर्स जो है वो बनेंगे 23 पेयर्स होंगे इन केस ऑफ ह्यूमन। ठीक है। तो ये पेयर्स, इसमें एक पेयर में मौजूद दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमाटिड आपस में सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड। एक क्रोमोसोम के जो क्रोमाटिड्स हैं, यानी कि अगर वो डुप्लीकेटेड हो चुका हुआ है तो जो उसके क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के पास जब पड़ा होगा, ठीक है, जैसे ये आपके सामने ये एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है, तो इस होमोलोगस पेयर में ये देखें, ये दोनों क्रोमाटिड जो ब्लू ब्लू वाले हैं ये तो आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये जो क्रोमाटिड है ये अपने होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम इस तरह के क्रोमाटिड का ये नॉन सिस्टर होगा। ठीक है। तो ये सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स का भी कॉन्सेप्ट आपके सामने है। ठीक है। अब क्रोमोसोम में एक तो क्रोमाटिड्स की बात होगी, दूसरा क्रोमोसोम के अंदर जो चीज है वो हम क्रोमोसोम्स के अंदर जो वो बात करते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पर जो वो क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स एक दूसरे से लिंक कर रहे होते हैं, या सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जिसके साथ एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना होता है। ये हम स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं कि किस तरह से जो है ये डीएनए हिस्टोन के इर्द गिर्द रैप होकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, और ये न्यूक्लियोसोम किस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करके क्रोमाटिड जो है वो बनाते हैं। ये क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होके किस तरह से क्रोमाटिड बनाता है, और वो क्रोमाटिड के अंदर ये क्रोमाटिन मटीरियल कंडेंस सुपर कॉइल फॉर्म में होता है। ये क्रोमाटिड सेंट्रोमियर के साथ लिंक करके एक क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इस तरह से एक डिटेल की सूरत में इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। ये आपकी बुक की डायग्राम है, इसमें दिखाया गया कि किस तरह से एक क्रोमोसोम के अंदर सुपर कॉइल क्रोमाटिन मटेरियल होता है। उस क्रोमाटिन मटेरियल में से हम एक क्रोमाटिन फाइबर अगर ले लें तो उस फाइबर के अंदर हमें बेशुमार न्यूक्लियोसोम नजर आएंगी, और एक न्यूक्लियोसोम को ले लें तो उसमें आपको डीएनए प्रोटीन के इर्द गिर्द कॉइल हुआ नजर आएगा। क्रोमोसोम्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। ऑन द बेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हमने बात की थी। ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जी कि सेंट्रोमियर की पोजीशनिंग की वजह से क्रोमोसोम की अंदर जो डिप्रेशन आता है, जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया उसमें बनता है, दैट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ये अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पे है क्रोमाटिड के, दैट इज द टीलोसेंट्रिक। अगर टिप से थोड़ा सा बिलो है, जस्ट बिलो द टिप, जिसकी वजह से एक बहुत शॉर्ट आर्म बन जाता है और एक बहुत लॉन्ग आर्म ही रहता है, दैट इज द एक्रोसेंट्रिक। अगर ये जो है वो सेंट्रोमियर जस्ट आप कह लें कि अबाउट 1/4 पोजीशन पे है, बिल्कुल मिडल पे नहीं है, ना ही बिल्कुल टिप पे है, ठीक है, तो इस तरह से 2 अनइक्वल आर्म्स बनेंगे। ऐसा जो है क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। और अगर जो है ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में मौजूद है क्रोमाटिड के, तो ऐसे जो है वो क्रोमोसोम को हम नाम देंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। और जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसके दोनों आर्म्स लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है। उसके दोनों आर्म्स जो है वो लेंथ में इक्वल होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्रोमोसोम के अंदर मौजूद सेंट्रोमियर की। सेंट्रोमियर आपके पास एक डिवाइडिंग सेल है, मेटाफेज लेवल पे कह लें आप। ठीक है। और आपने उसके अंदर क्रोमोसोम को काउंट करना है।
तो किस बेस पे काउंट कर सकते हैं? तो आप कहीं पे भी बात कर ले, क्रोमोसोम को आप काउंट करेंगे ऑन दी बेस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर होंगे, ठीक है, उतने ही जो है वो इसमें होंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर की कंपोजिशन और सेंट्रोमियर की पोजीशन की जानब अगर हम आए, ठीक है, ये आपके सामने एक डायग्राम जो है वो आई है और इस डायग्राम में आपको सेंट्रोमियर हाईलाइट हुआ है। सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर के साइड पे एक प्लेट मौजूद होती है, लिंकर प्रोटीन्स की ही प्रोटीन्स होती हैं इसमें, दैट इज द काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होना है किसने? स्पिंडल फाइबर में। अच्छा, पहले तो मैंने ये बता दिया आपको कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमेटिड में कहीं पे भी हो सकती है। अगर टिप पे बिल्कुल होंगे, दैट विल बी द रॉड शेप क्रोमोसोम, जिसको हमने टीलोसेंट्रिक पे कह दिया। अगर वो टिप से थोड़ा सा बिलो होंगे, जैसे वाई क्रोमोसोम है, एक बहुत ही शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है, तो ऐसा जो है वो एक्रोसेंट्रिक कहलाएगा, या हम इसको आई शेप भी कह देते हैं। अगर जो है वो सब मेटासेंट्रिक है, हम उसको जो है वो जे शेप कह देते हैं। और अगर जो है वो बिल्कुल मिड में है, तो ये वी की सूरत में आ सकता है, इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं वी शेप। अच्छा जी, दूसरा अब हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की तो हमने बात कर ली कि कहाँ पर होगा, ठीक है। अब हम कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रोमियर एरिया के अंदर अगर हम बात करें, नो जीन, जीन नहीं है बेसिकली इसमें, मतलब डीएनए तो मौजूद है, साथ ही साथ लिंकर प्रोटीन्स मौजूद है, काइनेटोकोर प्लेट्स मौजूद है, लेकिन इसमें ऐसा डीएनए नहीं है कि जिसकी एक्सप्रेशन होनी है, जिससे आगे जो है वो रिक्वायर्ड है मजीद जो है वो एंजाइम्स वगैरह या प्रोटीन वगैरह बनाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकेशन मैंने बता दी, में प्रेजेंट है टिप, नियर टू सेंटर और इन सेंटर। ये मुख्तलिफ हमारे पास इसकी सेंट्रोमियर के वाले से बात आ गई। ठीक है, सेंट्रोमियर के साथ स्पिंडल्स में अटैच होना है, एक तरफ भी अटैच हो सकते हैं, दोनों तरफ भी, ये भी पॉइंट याद है। जैसे हम बात करें इन केस ऑफ अ क्रोमोसोम इन माइटोसिस, ये हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो सेल डिवीजन का ही होना है। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें एक क्रोमोसोम के दोनों तरफ स्पिंडल लगता है। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस में चूंकि पहले क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाती है और उस पेयरिंग के बाद क्या होता है, स्पिंडल लगते हैं। तो उसमें मियोसिस 1 में एक एक सेंट्रोमियर के साथ एक एक स्पिंडल लगता है, लेकिन फिर मियोसिस 2 में एक एक जो है वो सेंट्रोमियर के साथ दो दो स्पिंडल लगते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास मतलब सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर की जो प्रेजेंस है वो दोनों जानब होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मतलब सेल डिवीजन के वक्त दोनों जानब ही जो है वो अटैचमेंट हो स्पिंडल्स की। इन केस ऑफ मियोसिस वन काइनेटोकोर एक साइड पे सेंट्रोमियर के जो है वो अटैचमेंट होती है स्पिंडल की, दूसरी साइड पे नहीं होती। इस तरह से जो है वो एक पेयर में से पूरा एक क्रोमोसोम एक पोल पे और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाता है। ये तो वो सारी चीजें थी जो आपको आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मिल जाएंगी चीजें। उसके अलावा जो है वो एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है टीलोमियर्स का, ये आपको कैम्ब्रिज की बुक से मिलेगा, और वैसे तो आपको इन स्लाइड्स में ही इसका जो है वो मटेरियल मिल जाएगा, इतना ही काफी है, लेकिन फिर भी आप बुक को कंसल्ट कर सकते हैं कैम्ब्रिज की बुक को। टीलोमियर्स क्या है? टीलोमियर्स क्रोमोसोम के एंड पे सील्स हैं। ठीक है, टीलोमियर्स क्रोमोसोम की एंड पे सील्स हैं। जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं ना, एंड ऑफ क्रोमोसोम, वो सील हुए होते हैं बाय टीलोमियर्स। ये टीलोमियर्स हैं किस चीज के? ये डीएनए का बना हुआ है, जिसमें शॉर्ट बेस सीक्वेंस हैं जो बहुत ज्यादा गवानीन और साइटोसिन पर मुश्तमिल है। यानी कि क्रोमोसोम, ये आपको नजर आ रहा होगा इसमें कि क्रोमोसोम डायग्राम के अंदर कि ये क्रोमोसोम है ना ब्लू कलर में,
तो इस क्रोमोसोम की ये देखें, ये जो टिप है ये पिंक कलर के अंदर जो है वो हुई थी। ये जो टिप्स है ना, ये देखें, ये एक क्रोमोसोम है, तो इसकी ये जो टिप है, ये जो टिप्स है, ये जो मार्जिन हैं, ये जो कैप्स है क्रोमोसोम के, दीज आर द टीलोमियर्स। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे इसमें सीक्वेंसेस होते हैं ना, रिपीटेड सीक्वेंसेस जो ये इंश्योर करते हैं कि अंदर जो जीन्स मौजूद है ना सारे, उनकी रेप्लिकेशन मुकम्मल तौर पर होगी। ठीक है, उनकी रेप्लिकेशन मुकम्मल तौर पर होगी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें मेन फंक्शनिंग का, वो यही इंश्योर करना है कि जब रेप्लिकेशन हो रही है तो अंदर जो मौजूद पूरे का पूरा डीएनए है उसमें से कोई चीज रह नहीं गई, नॉट लेफ्ट आउट। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें जो कॉपिंग एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवा रहा होता है, ठीक है, वो रेप्लिकेशन करवाते हुए वो बिल्कुल डीएनए के आखिरी पॉइंट तक नहीं जाता, आखिरी पॉइंट से वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, उसको टर्मिनेशन सिग्नल्स जब मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन यही है कि जो डीएनए कॉपिंग एंजाइम है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो बिल्कुल डीएनए के एंड तक रन नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्लीट रेप्लिकेशन जब होती है तो ये बिल्कुल ये लिटिल शॉर्ट ऑफ द एंड, थोड़ा सा उससे पीछे जब वो रुक जाता है। और अगर वो जो थोड़ा सा पीछे रुकता है और वो कोई ऐसा जीन एंड पे हो जो कि लाइफ के लिए बड़ा नेसेसरी है, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाए। लिहाजा क्या होता है कि यहाँ पर बिल्कुल जीन के एंड तक जो है वो जाने तक आगे ऐसे सीक्वेंसेस आ जाते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं मुसलसल, कि उसमें से अगर कोई एक आध चीज रह भी जाए, कोई चंद एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से जो टीलोमियर्स हैं उनकी वजह से एंड पे कुछ ना कुछ अगर रह जाता है, कुछ सीक्वेंस रह जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो जो कि नेसेसरी जीन्स पीछे कॉपी हो चुके हुए होते हैं, इसलिए कुछ इतना इश्यू नहीं आता। तो टीलोमियर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो जो टीलोमियर्स हैं, ठीक है, इसमें जो मेन एक्स्ट्रा बेसिस ऐड हुई हुई है, मेन इसका जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन रह ना जाए, लॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, जो सेल को मुसलसल आगे सक्सेसफुली डिवाइड करने में या लाइफ को कंटिन्यू करने में जो एबल हैं वो चीजें, मतलब कोई चीज रह ना जाए कॉपी होने में, नेसेसरी जीन्स तमाम के तमाम कॉपी हो। ये जो टीलोमर्स हैं, टीलोमेर्स को बनाने के लिए एक एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड है, दैट इज द टीलोमेरेज। ठीक है, ये जो टीलोमरेज है ये क्या करता है, ये डीएनए के एंड पे एक्स्ट्रा डीएनए जो है वो ऐड करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ टीलोमियर। मेन फंक्शन जो टीलोमियर्स का है, मेन फंक्शन वो क्या है, द प्रिवेंट ऑफ लॉस ऑफ जीन्स, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ जीन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, एंड अलाउ टू कंटिन्यूड रेप्लिकेशन ऑफ सेल। मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो सेल के लिए नेसेसरी है, कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो सेल के लिए नेसेसरी है। मेन फंक्शन जो है वो इसका यही है कि कोई ऐसी चीज रह ना जाए जो सेल के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीलोमियर्स की इंपॉर्टेंस में कुछ और पॉइंट्स भी, कि ये जो टीलोमियर्स है ना मुसलसल बनते भी रहते हैं, लेकिन मैंने अभी बात की कि डीएनए रेप्लिकेशन पूरी नहीं हो पाती। जब पूरी नहीं हो पाती तो आखिरी पोर्शन टीलोमियर्स का थोड़ा 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 सेल टू सेल वो लॉस्ट होता जाता है। हम कहते हैं देयर इज फिनिट नंबर ऑफ माइटोसिस। याद करें चैप्टर नंबर 19, और चैप्टर नंबर 19 में हमने जो है वो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एजिंग का, और उस एजिंग के टॉपिक के अंदर जो है वो आपने कॉजेज ऑफ एजिंग में एक कॉज ये पढ़ी थी कि जो माइटोसिस का जो नंबर है ना वो फिनिट है, वो इन्फिनिट नहीं है। और उस फिनिटी की वजह क्या है, उस फिनिटी की वजह ये टीलोमियर है, उस फिनिटी की वजह ये टीलोमियर है। ये टीलोमियर्स हर डिवीजन के बाद थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि डीएनए के बिल्कुल टिप तक
रेप्लिकेशन के एंजाइम नहीं पहुंच पाते। तो हर मतलब एक दफा सेल डिवीजन हुई है, थोड़े से टीलोमियर जो है वो मिस हो गए टिप पे, दूसरी दफा हुई, तीसरी दफा हुई, आहिस्ता 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 टीलोमियर्स का साइज रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें टीलोमियर्स के साइज से आइडिया हो जाता है कि सेल में कितनी एजिंग हो चुकी हुई है। ठीक है, सेल में कितनी एजिंग हो चुकी हुई है, ये हमें आइडिया हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है टीलोमियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, कि एंजाइम है टीलोमिरेज, और ये जो एंजाइम टीलोमिरेज है ये ऐड करता रहता है डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए जो हम टीलोमेरेज में ऐड करता रहता है। दैट इज द पॉइंट कि हेल्दी डाइट आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देती है। ठीक है, वैसे तो हमारा ईमान है कि जितनी लिखी है, ठीक है, जितनी लिखी है वो तो पूरी होनी होनी है। जब डेथ है तो वो अल्लाह की तरफ से है और वो कभी भी आ सकती है जब उसकी जो है वो लाइफ पूरी हो जाएगी। लेकिन साइंटिफिकली हम जो एजिंग को करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और आपने चैप्टर नंबर 19 में ये पढ़ा भी था कि आप एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो वो कैसे स्लो कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ टीलोमेरेज। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ टीलोमेरेज, ये इसमें जो हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टीलोमियर्स के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन होनी हो, ट्रांसलेशन होनी हो, नो वाइटल जीन्स, एक्स्ट्रा डीएनए ही है जस्ट इसमें। और ये डीएनए ऐसा है जो इंश्योर कर दे कि क्रोमोसोम के बिल्कुल सारे डीएनए की रेप्लिकेशन होगी है। ठीक हो गया। बाकी वो डीएनए के अंदर जीन्स हैं और जीन्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो जीन्स और उनकी पोजीशन, लोकस, ये हमारा आगे टॉपिक आएगा, व्हाट इज जीन, उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन मुझे जो है वो आया था, शेयर हुआ था एक स्टूडेंट की तरफ से कि सर जीन की पोजीशनिंग बता दें किस तरह से है। तो वो हम लोकस को हम आगे डिस्कस करेंगे, जीन क्या है, एलील क्या है। अभी जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं इसी को, क्रोमोसोम्स को। डीएनए, डीएनए के हवाले से हम बात करें तो हमने कहा था जी कि डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर क्रोमोसोम बनाती हैं। डीएनए पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, लेकिन इस डीएनए में जीन्स मौजूद है। मैंने पहले भी एक दफा आपको जो है वो बोला था कि ऐसे समझ लें कि पैराग्राफ जो आपके पास है, जो पैराग्राफ आपके पास है, वो पैराग्राफ जो है वो डीएनए है, और उस पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपके पास, वो जो है वो जीन्स है। ठीक है, तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा सीक्वेंस, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिससे एक स्पेसिफिक प्रोटीन बननी है या जिसकी एक स्पेसिफिक फंक्शनिंग है, दैट इज द जीन। ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट, दैट इज जीन। दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी की ये मेन यूनिट है। ठीक है, हर जीन जो है वो है कि न्यूक्लियोटाइड्स है, नथिंग एल्स। डीएनए भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। आपको क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन है जी आपके पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस? क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये क्वेश्चन है आपके पास। ऑप्शन में बोलता हूं और इसमें आपने चैट के अंदर जो है वो आपने अपना आंसर बताना है। ऑप्शन हैं जी आपके पास, एक जीन, दूसरी ऑप्शन है आपके पास अलील, तीसरी ऑप्शन है आपके पास डीएनए, चौथी ऑप्शन है आपके पास क्रोमोसोम। ठीक हो गया, आंसर मुझे दें। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन है जी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, और आंसर में आपके पास जीन भी है, अलील भी है, डीएनए भी है, क्रोमोसोम भी।
चैप्टर नंबर 20 को भी जेन में ले आए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटरी मटेरियल, क्रोमोसोम काज इनहेरिटेंस। लेकिन उससे ही आगे क्रोमोसोम की कंपोजिशन में आगे बात, और आगे थोड़ी सी जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक्सपेरिमेंटली ये बात साबित कर दी कि क्रोमोसोम में जो डीएनए भी है और प्रोटीन्स भी हैं, तो प्रोटीन्स की वजह से इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम के अंदर जो इनहेरिटेंस है ना, दैट इज ड्यू टू डीएनए। और वहां बात फाइनल हमने कर दी थी कि डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन जब वाल्टर सुटन ने मजीद उसके ऊपर काम किया, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर भी काम होता गया, उसके बाद जब मजीद काम होते गए और फिर जब जीन की डिस्कवरी आगे आई, तो जीन की डिस्कवरी के बाद ये बात क्लियर हुई कि डीएनए इनहेरिटेंस करवा रहा है, लेकिन असल में डीएनए में जीन्स है, अलील उसका पार्टनर कहलाता है, कॉपी कहलाता है। तो जीन और अलील में आप मिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होंगे, कभी भी आपको आ जाए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑप्शन में जीन भी हो अलील भी हो, तो कंफर्म ऑप्शन आपके पास जीन ही होता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि नो डाउट क्रोमोसोम इनहेरिटेंस करवा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम में क्या चीज इनहेरिटेंस करवा रही है, दैट इज द डीएनए। और डीएनए में कौन सी चीज इनहेरिटेंस का सबब बन रही है, दैट इज द जीन। सो द करेक्ट आंसर इज जीन। जीन आपके पास करेक्ट आंसर है, ठीक है, जीन आपके पास करेक्ट आंसर है। क्यों, मोस्ट स्पेसिफिक आंसर। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता द मेजर स्ट्रक्चर्स that is present in the nucleus and prominent at the time of cell division and cause inheritance, फिर मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, the major units या major structures that are prominent at the time of cell division, prominent at the time of cell division, ठीक है, and cause inheritance। तो यहां पर आंसर जो है आपके पास क्रोमोसोम ही होना था, क्योंकि प्रोमिनेंट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इनहेरिटेंस इज ड्यू टू या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी मटेरियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस, हेरिडिटरी मटेरियल इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हेरिडिटरी मटेरियल की सूरत में आपके पास डीएनए है, तो इसमें से वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। तो खैर हमारे पास जो है वो इसमें जो क्वेश्चन आया, ठीक है, वो डीएनए आरएनए जीन्स की सूरत में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का आई थिंक क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर हैंड रेज किया था एक स्टूडेंट ने, तो वो आप अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लीजिएगा। क्रोमोसोम और उसमें जीन का कॉन्सेप्ट ये आपके सामने बड़ा अच्छा इस डायग्राम में दिखाया गया है कि क्रोमोसोम में मौजूद जो क्रोमाटिन मटेरियल है उसको अगर आप थोड़ा सा अनकंडेंस करेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द-गिर्द डीएनए टाइटली कॉइल्ड है। आप एंटायर डीएनए देख रहे हैं, उस डीएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस का एक टुकड़ा, न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा, जिसने एक ही खसूसियत को या एक ट्रेट को कंट्रोल करना है, ठीक है, उसको हम जीन का नाम देंगे। अगर आपको याद हो बीडल और टॉटम के जो एक्सपेरिमेंट्स थे तो यही तो थे कि जब उसने म्यूटेशंस की, म्यूटेंट्स जो उसने प्रोड्यूस किए, जब उसने न्यूरोस्पोरा जो है वो फंगस के ऊपर, वो उसके स्पोर्स के ऊपर रेज डाली और रेज डालने के बाद म्यूटेशंस लेके आए, और म्यूटेशंस लेके आने के बाद जब उसको मिनिमल मीडिया और कंप्लीट मीडिया में जब वो ग्रो करवाया तो देखा गया कि जो हमारे पास जो म्यूटेंट्स थे वो मिनिमल मीडिया के अंदर ग्रो ना कर सके। और उसकी रीजन क्या हो रही थी कि वो जो म्यूटेंट्स थे वो म्यूटेंट मिनिमल मीडिया में इसलिए नहीं ग्रो कर पा रहे थे कि मिनिमल मीडिया की मदद से वो अपने नेसेसरी अमाइनो एसिड्स और नेसेसरी सब्सटेंसेस को बना नहीं पा रहे थे। और क्यों नहीं बना पा रहे थे, जब हमने उनकी स्ट्रक्चर पे देखा तो पता चला कि उनके क्रोमोसोम्स में वो जीन्स, जिन जीन्स ने आर्जिनिन को बनाने वाले एंजाइम्स को बनाना है, ठीक है, वो जीन्स जो है उनमें म्यूटेशंस आ गई हैं, जिसकी वजह से
आर्जिनिन को बनाने वाले एंजाइम नहीं बन रहे, और जब वो एंजाइम्स नहीं बन रहे तो उसकी वजह से जो है वो आर्जिनिन नहीं बन रही, इसलिए जो है वो आर्जिनिन हमें खुद से देना पड़ती थी ग्रोथ करवाने के लिए, वो खुद आर्जिनिन नहीं बना पा रहे थे मिनिमल मीडिया के अंदर। तो ये उस बीडल एंड टाटम एक्सपेरिमेंट में जो है वो वहां पर बेसिकली वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड के हाइपोथेसिस को कंफर्म किया गया है, या दूसरे लफ्जों में बताया गया है कि जो जीन्स हैं, ठीक है, ये जीन्स आपके पास जीन्स ये प्रोटीन्स को बना रहे हैं, हर जीन ने एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाना है। पहले नंबर पर तो ये जीन एस फेज में रेप्लिकेट होते हैं, एस फेज में रेप्लिकेट होके जब सेल डिवाइड हुआ तो हर सेल को ये जीन्स मिले। अब वो जो सेल को जीन्स मिले हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये जीन्स मौजूद है, उन्होंने एक्सप्रेस होना है। एक्सप्रेस होने के लिए उन जीन्स ने क्या करनी है, अपनी ट्रांसक्रिप्शन करनी है। जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करने से आरएनए बनेगा, और वो जो आरएनए बनेगा उस आरएनए की मदद से फिर आगे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। तो इस तरह से डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना वो ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो डीएनए से प्रोटीन्स का बनना ये जीन एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं, प्रोटीन्स बनती रहती हैं, और ये प्रोटीन्स, ये नेसेसरी प्रोटीन्स, ये जो है वो आगे सेल के अंदर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, ठीक है। वहां पर जो है वो एंजाइमेटिक रोल प्ले करती हैं, मुख्तलिफ जो है उन प्रोटीन्स के जो है वो आगे काम होते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम और जीन आ गया, ठीक है। जीन्स की डीएनए के अंदर जो पोजीशनिंग है, ठीक है, क्रोमोसोम्स में जो उसकी पोजीशनिंग है, ठीक है, तो क्रोमोसोम में जिस पॉइंट पे जो है वो डीएनए वो सॉरी जीन जो है वो मौजूद होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकस, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकस, ठीक है। तो लोकस जो है ये वो पॉइंट है जिसके जरिए जो जीन है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो इंटरेक्ट है। तो ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट था जीन्स के मतलब और क्रोमोसोम्स के मतलब। अच्छा, जीन और अलील का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अलील पार्टनर है जीन का, मैं सपोज क्या देता हूं जी, एक पेयर लिख देता हूं, ए ही लिख देता हूं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, सपोज, ठीक है, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए हैं, ये दोनों ही हैं। अब इसमें दो पार्टनर हैं, एक मतलब कैपिटल और एक दूसरा स्मॉल, तो वो कैपिटल और स्मॉल दोनों ही एक दूसरे के अलील है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल ये दोनों ही एक दूसरे के अलील। हमारे अंदर हर खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट जो जीन्स मौजूद हैं वो पेयर्स की सूरत में है, जीन पेयर्स। अगर आपको याद हो वो उसका जो है वो लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसने बात की थी मेंडल ने कि फैक्टर्स मौजूद हैं जो पेयर्स की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, और वो फैक्टर ही अगली नस्ल में मुंतकिल होते हैं। सारे वो फैक्टर असल में ये जीन्स ही हैं, ये जीन्स पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं,